अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 का। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन स्टडी किया था जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के दरमियान हमें रिलेशन देता है। और उसके एंड पे हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसमें हमने लिखा था Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि Kc जो होता है इसे हम नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज द रेशियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे आप Kc भी कहते हैं, ये क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स by molar concentration of reactants। सिंपल फॉर्म में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ते हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने लिखा था Kc जो है इट इज इक्वल टू Kf बाय Kr। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट। याद आया? हमने कहा था कि Kc जो है वो Kf बाय Kr की इक्वल होती है और Kf क्या होता है? हमारा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है और Kr हमारे पास क्या है? रिवर्स रेट कांस्टेंट है। तो Kc इन दोनों के दरमियान यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट्स और रिवर्स रेट कांस्टेंट्स के दरमियान एक रेशियो है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो रेशियो होती है इसके कोई फिक्स यूनिट्स नहीं होते। रेशियो हैज नो यूनिट्स। तो Kc भी आपके पास यूनिट रेशियो है बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट, तो इसके कोई फिक्स यूनिट्स नहीं है। हाउएवर द यूनिट्स ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन किस तरह का है, यूनिट्स ऑफ Kc उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम एग्जांपल से इसको देखेंगे। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, इक्वल हो, वहां पर Kc का कोई यूनिट नहीं होता। हाउएवर देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स सेम होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर रिएक्शंस हैं उनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम नहीं होते, तो वहां पर Kc के सर्टेन यूनिट्स आते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि रिएक्शन कैसा है, उसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं या प्रोडक्ट्स के। तो हम यहाँ पर 3 एग्जांपल्स से यूनिट्स ऑफ Kc को देखेंगे। पहली एग्जांपल हम वो करेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, वहां पर Kc की कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पे हम वो रिएक्शन करेंगे जहां पर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, और तीसरे नंबर पे हम वो रिएक्शंस करेंगे जहां पर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। तो देखिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। अब हम यूनिट्स ऑफ Kc के लिए एग्जांपल देखते हैं। तो दोबारा यहां तक हमने जो पढ़ा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये किसकी इक्वल होता है? ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रेशियो बिटवीन the molar concentration of products to that of molar concentration of reactants is called Kc or equilibrium constant। सिंपल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं Kc is equal to molar concentration of products over reactants। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने पढ़ा था Kc is equal to Kf by Kr, यानी it is the ratio between forward rate constant and reverse rate constant। So Kc is a ratio and it does not has any units or it does not have any fixed units। इसकी यूनिट्स डिपेंड करते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो हम 3 एग्जांपल्स के जरिए इसकी यूनिट्स को स्टडी करेंगे।
सबसे पहले जी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, तो इसमें हम कहते हैं लेट अस सपोज H2 और I2 आपस में रिवर्सिबली रिएक्ट करके 2HI में कन्वर्ट होते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HI। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जब हम इसकी केसी लिखेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। तो इस रिएक्शन में ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI, ये 2 क्या करेगा, इधर चला जाएगा, ओवर रिएक्टेंट्स लिखेंगे। कभी भी स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करनी केसी लिखते हुए कि Kc is equal to 2HI। अगर आप इस तरह से Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये गलत है। याद रखिएगा हमने वो लॉ ऑफ मास एक्शन में भी बात की थी कि विद द कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर, ठीक है, वो जो हम कहते हैं ना द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब हम Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर बन, कोएफिशिएंट जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये पावर बन जाएंगे। तो ये 2 यहाँ पर इसकी पावर बनेगा। अगर आप इस तरह से Kc लिखेंगे तो ये आपकी गलत हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मोलर कंसंट्रेशन ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रही है, और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम यहाँ पर इनकी जगह इनकी ये वाले मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI के लिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 के लिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 के लिए। स्टूडेंट्स मैथ में आप पढ़ते हैं जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है और इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Kc is equal to मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बाय तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Kc is equal to 1। तो 1 क्या होता है, यूनिटी, कोई यूनिट नहीं, Kc has no units। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं उनमें Kc का कोई यूनिट नहीं होता। हमने सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन ली, Kc एक्सप्रेशन हमने लिखी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, और इसमें ये जो कोएफिशिएंट जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पावर बन जाते हैं, ये हमेशा याद रखना आपने। तो ये HI की पावर 2 और ये रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे H2 into I2। अब मोलर कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर इसी तरह रहेगा। इसके बाद H2 के लिए, I2 के लिए मोलर कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में देखें तो बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो इधर भी स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1 इज यूनिटी, इट मींस Kc हैज नो यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट्स के कम है, तो वहां पर Kc के यूनिट्स क्या आते हैं। स्टूडेंट्स ये पिंडी बोर्ड में एक साल क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द राइट डाउन द Kc एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो उसमें आपने ये इक्वेशन भी खुद से लिखनी थी और Kc भी लिखनी थी, ठीक है। तो जब अमोनिया कैसे बनता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाते हैं। अब देखें ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब Kc किसकी इक्वल होती है, Kc आपके पास होती है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स NH3 की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और ये जो 2 है क्या बन जाएगा इसकी पावर,
ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 into H2 और इसकी पावर 3। इतना सा काम करना था, 2 नंबर आपके आने थे, लेकिन हम चूंकि यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। अब देखिए जी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और स्केयर उसी तरह आ जाएगा। नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये होल की पावर 3। अब स्टूडेंट्स देखिए, डिनोमिनेटर में अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 देखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल की पावर 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर इस 4 से कट जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं Kc इज इक्वल टू 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। यहां तक करते हैं तब भी ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर, तो फिर क्या होगा, ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Kc इज इक्वल टू 1 बाय मोल का स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब की पावर -6 -2, ये 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा और ये -6 बन जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज, ये +6 हो जाएगा और ये मोल -2। यूं लिखते हैं तब भी ठीक है, यूं लिखते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप इधर तक कर दें तब भी ठीक है। अब देखें यहां पर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे, प्रोडक्ट्स के कम थे, यानी दोनों सेम नहीं थे, तो Kc की यूनिट्स आए 1 बाय मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब -6 या डेसीमीटर क्यूब की पावर 6 पर स्क्वायर मोल। तो ये आपके पास वो जो मैंने आपको बात की थी ना कि Kc की कोई फिक्स यूनिट्स नहीं है। अब देखें पहला जो हमने एग्जांपल किया H2 राइट, उसमें Kc की कोई यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर ये डेसीमीटर क्यूब 6 पर स्क्वायर मोल यूनिट आ रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे, उसमें और डिफरेंट आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स में ज्यादा होंगे। और ये क्वेश्चन है जी, डीकंपोजिशन ऑफ N2O4। N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जब डीकंपोज होता है तो 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब हम इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो NO2 की कंसंट्रेशन और ये जो शुरू में कोफिशिएंट है ये पावर बन जाएगा और इधर आ जाएगा N2O4। अच्छा स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको इस तरह लिख देते हैं NO2 का स्क्वायर ओवर N2O4, ये गलत है स्टूडेंट। ये एक ही कंपाउंड है, यहाँ पर आपको किधर प्लस नजर आ रहा है, अगर ये डिफरेंट होता तो हम इसको प्लस लगाते ना, यूं होता ना अगर N2+O4 तो फिर आप इस तरह लिखते तो ठीक था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए आप इसको इकट्ठा ही लिखेंगे। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो फिर आपका ये Kc एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब मोलर कंसंट्रेशन, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 की जगह आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें कि ये स्क्वायर से कट जाएगा तो Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो Kc की यूनिट्स ये आ जाएंगे। अब पिछले वाले में Kc इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब 6 पर स्क्वायर मोल आए थे, यहाँ पर सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गए और पहले वाले रिएक्शन में कोई यूनिट्स नहीं आए थे। तो अगेन वो जो बात मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि Kc इज अ रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट, हेंस इट डज नॉट हैव एनी फिक्स यूनिट्स। इसके कोई फिक्स यूनिट्स नहीं है, इसकी यूनिट्स डिपेंड करते हैं ऑन द रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और समझ आ रही है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।